हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की साइंस का 12वां चैप्टर कर रहे हैं। अध्याय 12 है विद्युत। अध्याय 12 है विद्युत। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो सिंबल, जो संकेत यूज किए जाते हैं उनके बारे में डिटेल से देख लेंगे, फिर हम टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले हम जो विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में जो संकेत के रूप में यूज किए जाते हैं वो हम देख लेंगे। तो जैसे है, सबसे पहले नंबर 1, इस तरह से, अगर इस तरह से कहीं सिंबल मिल रहा है तो ये क्या है? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी। किसी विद्युत परिपथ में अगर इस तरह कोई सिंबल मिल रहा है तो वो संकेत किसका करेगा? किसी सेल या बैटरी का। दूसरा है, अगर इस तरह से कहीं इस तरह से संकेत है तो क्या शो करेगा? सेल या बैटरी का संयोजन। सेल या बैटरी का संयोजन। नेक्स्ट है, अगर कहीं इस तरह का संकेत है तो ये है खुली कुंजी, खुली प्लग कुंजी, खुली प्लग कुंजी। नेक्स्ट है, अगर इस तरह से है तो ये है बंद प्लग कुंजी, बंद प्लग कुंजी। नेक्स्ट है, अगर इस तरह से संकेत बना हुआ है तो ये है तार संधि, तार संधि। नेक्स्ट है, अगर मान लिया कोई इस तरह से संकेत बना हुआ है परिपथ में तो ये क्या है? तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग। क्या है? संधि के बिना, जुड़ नहीं रहे, संधि के बिना या बिना संधि के। नेक्स्ट है, अगर कहीं इस तरह का संकेत है तो ये है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। अगर इस तरह से संकेत है या इस तरह से है तो ये है परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। नेक्स्ट है, अगर इस तरह से कहीं संकेत है ए प्लस माइनस और ए, ये होता है किसका? एमीटर का, एमीटर। इसके बाद है, यदि इस तरह से कहीं संकेत है बी तो ये होता है वोल्ट मीटर, ये होता है वोल्ट मीटर। तो इस तरह से किसी भी विद्युत परिपथ में ये जो संकेत आएंगे तो हमें इसका पता होना चाहिए। जैसे विद्युत सेल है तो सेल में क्या होता है? ये इस तरह से दो रोड होती हैं और एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव। इसमें सॉल्यूशन भरा रहता है और इसको जोड़ दिया जाता है किससे? इस तरह से। तो इस पूरे सेल को ना बना करके इसको सिंबॉलिक रूप में कैसे बना देंगे? इस तरह से। यदि दो सेलों को एक साथ जोड़ा जा रहा है तो ये सेलों का संयोजन हो गया या बैटरियों का संयोजन हो गया। कुंजी,
कुंजी का मतलब जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है, इसी तरह से वैद्युत परिपथ में क्या होती हैं, कुंजी होती हैं। यदि ये कुंजी खुली रहेगी तो परिपथ क्या होगा, खुला होगा। मान लीजिए ये ऐसा है, ये क्या हो गया, खुला परिपथ हो गया। इस तरह से अगर ये इसमें क्या हो जाए, जुड़ जाए, इसमें ये इसको क्या कर दे, बंद कर दिया जाए, तो ये हो गई बंद प्लग कुंजी। बंद होने पर परिपथ पूरा हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और खुली है तो डिस्कनेक्ट रहेगा। इसके बाद आता है तार संधि। एक तार ये है, एक तार ये है। अगर ये इस तरह से पॉइंट बना हुआ है तो ये क्या है, तार दोनों जुड़ रहे हैं। संधि का मतलब जुड़ना। ये है तार क्रॉसिंग या संधि के बिना तार। एक तार ये आया, अगर इस तरह से ये इस पर घुमावदार मोड़ दे दिया जाए तो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे के जुड़े हुए नहीं है, बल्कि ये तार इसके ऊपर से अलग से पास हो रहा है। तो इस तरह का जो कहीं भी सिंबल आएगा, संकेत आएगा, तो तार क्या कर रहा है, एक तार को दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इसी तरह से है प्रतिरोधक। अगर इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ है तो हम इसको कहते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब है जब इस किसी भी चालक तार में क्या प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ अवरोध पैदा हो जाता है, वही कहलाता है प्रतिरोधक। फिर आता है परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती का मतलब जो चेंज होता रहे या जिसको हम चेंज कर सकें। तो ये जो होता है, ये संकेत होता है, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकें। ये इसको धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। धारा नियंत्रक, धारा को ये नियंत्रित करता है। प्रतिरोध घटा बढ़ा कर क्या किया जा सकता है, धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर आता है इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ये आता है एमीटर। एमीटर किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये हमेशा किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। हमेशा किस में जुड़ेगा, किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में। आगे समझेंगे श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। फिर आता है अगर ये कहीं इस तरह से भी लिखा हुआ है परिपथ में तो ये होता है वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर होता है किसी भी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या दो सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए, और ये हमेशा किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ये जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। परिपथ के हमेशा ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसकी जो डेफिनेशन है, किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश तथा समय का अनुपात। आवेश तथा, आवेश को हम Q लिख सकते हैं, तथा समय T का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को लिखते हैं I से, I कहलाता है। अर्थात I बराबर हो जाएगा Q/T। I बराबर Q/T। इसका जो मात्रक है ये हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एम्पियर। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये हो गया इसका मात्रक। अब इसको समझ लेंगे कि आवेश क्या है। आवेश क्या है, मान लिया किसी भी, समझने के लिए ये डेफिनेशन हो चुकी है। समझने के लिए मान लिया कि कोई तार है, इसके सिरे को जैसे ही हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो ये जो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव सिरे पर इस तार के पॉजिटिव सिरे पर विभव क्या है, विभव ज़्यादा होगा, उच्च विभव होगा, और इस सिरे पर निम्न विभव होगा। तो चालक तार में प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणु के चारों ओर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये यहाँ से इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलने से उनको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को। ये उच्च विभव पर आ जाएंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, उच्च विभव वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चलने लगेंगे, इस परिपथ में या इस तार में चलने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र या स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, आवेश।
इलेक्ट्रॉनों का किसी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलना या प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? आवेश। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे उतना ही आवेश क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि Q बराबर होता है Ne। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसको लिख सकते हैं हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जहाँ लिखेंगे हम C से इसको डिनोट करेंगे। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित हुए हैं। ये ऐसा समझ लेंगे, मान लें कि ये कोई नली है, ये ऊंचा सिरा है, ये नीचा सिरा है, तो इसमें जो कोई भी द्रव फ्लो होगा, तो द्रव या गैस फ्लो होगी तो क्या किसके कारण होगी? दाबांतर के। यहाँ दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा, यहाँ दाब कम होगा। तो जो दाबांतर है, इन दोनों का जो दाबों का अंतर है, उसके कारण क्या होगा? इसमें फ्लो होगी। इसी तरह से इस सिरे पर भी विभव क्या है? पॉजिटिव है। इस सिरे पर विभव क्या है? नेगेटिव है इस वेंट्री के कारण। तो इन दोनों के जो बीच में जो अंतर पैदा होगा उसको बोलते हैं विभवांतर। और यही विभवांतर किसका कारण बनता है? आवेश के प्रवाह का। और आवेश प्रवाह की जो दर है, आवेश प्रवाह की जो समय दर है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रा हो गया कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर। तो विद्युत विभव क्या है कि आवेश को, इसको लिख सकते हैं V बराबर होता है W/Q के। यदि Q बराबर 1 है, 1 कूलाम है, तब V बराबर हो जाएगा W के। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी चालक सिरों के बीच, सिरों के बीच एकांक, एकांक का मतलब एक, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, करने में जितना कार्य करना पड़े वह क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ये तो होगा इसकी डेफिनेशन, ये होगा इसकी परिभाषा। यह किसी चालक में, क्योंकि जब चालक में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या विद्युत धारा प्रवाह हो रही है या आवेश प्रवाह हो रहा है, तो क्या होगा? वो कार्य हो रही है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। K बराबर होता है EV के। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ, ये K गतिज ऊर्जा हाफ mv²। और ये ही गतिज ऊर्जा किस में बदल रही है? कार्य में। तो किसी भी चालक के सिरों के बीच, किसी भी चालक सिरों के बीच एकांक आवेश, किसी भी चालक सिरों के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़े वह विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा V बराबर होगा W/Q होता है। तो W का होता है जूल और इसका हो गया कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या इसको लिख सकते हैं हम वोल्ट। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब इसको समझ लेंगे ये है क्या? विद्युत विभव क्या है, ये चीज़ पढ़ ली। विद्युत विभवांतर क्या है, इसको समझ लेंगे। मान लिया कि कोई ये विद्युत सेल है और विद्युत सेल में ये 2 रोड हैं, ये धन हो गई, ये ऋण हो गई। तो इनमें इससे जब हम किसी तार से इस तरह से जोड़ रहे हैं, इस तरह से जोड़ रहे हैं, और इसमें क्या हो गया? सॉल्यूशन विलयन भरा हुआ है। मान लिया कि ये H2SO4 भरा हुआ है, ये हो गई Zn और ये हो गई Cu। ये सेल है। तो सेल में जब हम क्या करेंगे? विद्युत
धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। कौन सी? विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। और ये सॉल्यूशन क्या होता है? आयनों में टूट जाता है। आयन क्या होते हैं? धन आयन, ऋण आयन, और धन आयनों में टूट गया H धन आयन, SO4 ऋण आयन में टूट गया। तो ये सॉल्यूशन जब टूटेगा तो क्या होगा? ऋण आयन धन प्लेट की ओर और धन आयन ऋण प्लेट की ओर जाएंगे। और जब ये मूव करेंगे तो मूव करते समय इनके द्वारा क्या होगा? एक कार्य किया होगा। तो इस पूरे परिपथ, इस सॉल्यूशन सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य किया जाएगा वो इस सेल का बन जाएगा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको E से डिनोट करते हैं। E फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। E बराबर होता है W/Q, यानी किसी Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य का और उस अनुपात का आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। अब ये मान लिया कि इसको किससे जोड़ दिया? इस सेल को हमने, ये सेल है, सांकेतिक रूप में लिख लिया और जोड़ दिया किसी A और B सिरे के बीच में प्रतिरोध R से। ये कोई लोड है, बल्ब हो सकता है या छोटा कोई पंखा हो सकता है। इस तरह से हमने क्या कर दिया? इसे लोड R से जोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ जो होगा ये तो होगा सेल का विद्युत वाहक बल। और इन दोनों सिरों के बीच में, किसी भी लोड के सिरों के बीच में जो होगा वो होगा क्या? V, विभवांतर। ये होगा विभवांतर और ये एक तरह से हम इसको विभव कह सकते हैं या सेल का विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। चूँकि E जैसे कोई भी सेल है, मान लिया हम घर में जो टॉर्च में यूज करते हैं, जनरली क्या होता है? वो सेल कितने होता है? उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट का। और अगर मान लिया कि ये जो लोड है ये 1 वोल्ट ले रहा है, ये 1 वोल्ट ले रहा है, तो इसके लिए V हो जाएगा 1 वोल्ट और E हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इस पर जो लिखी हुई है सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये जो V है, V क्या होता है? जनरली क्या होता है? E से लेस होता है। V इज लेस देन E। E से क्या होता है? कम होता है। और यदि सेल हमारा आदर्श सेल है, सेल आदर्श सेल है, आइडियल सेल है, तो उस आइडियल सेल के लिए E बराबर हो जाता है B के, यानी सेल का विद्युत वाहक बल उसके विभवांतर के बराबर हो जाएगा। आइडियल कब होगा? जब ये सॉल्यूशन, क्योंकि जब आवेश वाहक चलते हैं तो उसके रास्ते में अवरोध पैदा होता है। अगर किसी सेल के विलयन में जब वो आवेश वाहक आयंस चल रहे हैं तो उनके रास्ते में सॉल्यूशन क्या कर रहा है? अवरोध पैदा कर रहा है। जब वो अवरोध पैदा कर रहा है तो उस अवरोध को ही बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अगर वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 हो जाए तो V इक्वल हो जाएगा E के, और उस समय सेल हो जाएगा आदर्श सेल, जो कि असंभव है। ऐसा होना संभव नहीं है, कुछ ना कुछ उसका आंतरिक प्रतिरोध तो रहेगा। तो इसमें विद्युत विभव, ये समझ लिया। विद्युत विभव विभवांतर को समझ सकते हैं हम। अब ये पूरा डिटेल समझने के बाद विभवांतर क्या बनेगा। विभवांतर, इसको V से डिनोट करते हैं, विभव को भी V से डिनोट करते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवों का अंतर, विभवों के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए चालक तार है कोई, यहाँ इसका विभव A बिंदु पर VA है और B बिंदु पर है VB। तो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा VB माइनस VA बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक Q आवेश को ले जाने में W कार्य करना पड़ रहा है या W कार्य प्राप्त हो रहा है, तो ये आ जाएगा W/Q।
क्यू के, W अपॉन क्यू के। अगर इसको हम चेंज लिखें या इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू के। तो विभवांतर किसी भी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवों का जो अंतर बनेगा उसी को क्या बोल देंगे, विभवांतर। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ओम का नियम, ओम का नियम। यदि किसी चालक के, इसमें लिख लेंगे पहले, समझेंगे बाद में। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, जैसे ताप, दाब व घनत्व। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर चालक में, विभवांतर भी लिख लेंगे, विभवांतर भी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V अनुक्रमानुपाती I के, या इसको लिख सकते हैं या V बराबर IR। ये हो गया ओम का नियम, जहां R क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है, परिपथ का प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम। परिपथ, या इसको लिख सकते हैं, इससे लिख लेंगे, चूँकि V बराबर I R, इसलिए R बराबर आ जाएगा V अपॉन I, V अपॉन I। यदि V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर, तब R बराबर हो जाएगा 1 ओम। तो किसी भी चालक के सिरों के बीच जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में जो अवरोध पैदा होता है उसी अवरोध को बोलते हैं परिपथ का प्रतिरोध, उसी अवरोध को बोलते हैं परिपथ का प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होगा, लिख लेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा ओम, और इसको सिंबल देते हैं इस तरह से, जैसे हमने ये लिखा, ये क्या है, ओम परिपथ में। अब लिखेंगे यदि V व I के बीच क्या बनाए, एक वक्र बनाए, एक वक्र खींचेंगे तो वह एक क्या होगी, सरल रेखा प्राप्त होती है और R यानी प्रतिरोध को दर्शाती है। जैसे मान लिया x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर को तो ले लिया हमने I, इधर को ले लिया V, तो इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो ओम के नियम में ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और ये सरल रेखा किसको इंडिकेट करेगी, प्रतिरोध R को, प्रतिरोध R को। तो ये हो गया ओम का नियम। ओम के नियम में क्या है,
भौतिक अवस्थाएं होती हैं जो क्या होती हैं, बदल जाती हैं, ताप बदल जाता है, दाब बदल सकता है, घनत्व। तो भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में किसी भी चालक के सिरों के बीच जितना विभवांतर स्थापित करेंगे वह परिपथ में प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। वी अनुक्रमानुपाती आई के। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक आ जाएगा। ये एक तरह से क्या है, नियतांक है। और यही नियतांक क्या कहलाता है, परिपथ का प्रतिरोध। यही नियतांक परिपथ का प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक में जब आवेश प्रवाहित होता है या धारा प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में जो अवरोध आता है, रुकावट आती है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम। इसको सिंबल इससे इंडिकेट करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है और प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको ग्राफ के रूप में देखेंगे। वी और आई के बीच में अगर ग्राफ खींचें, जैसे आई ये आया, वी ए आया, आई ए आया, वी ए आया, इन पॉइंटों को अगर हम मिला दें तो क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये ओमीय परिपथ के लिए आएगा, जो ओम के नियमों का पालन करेंगे जो परिपथ। किसी चालक के प्रतिरोध R की निम्न कारकों पर निर्भरता, निम्न कारकों पर निर्भरता, यानी किसी चालक के सिरों के बीच जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है, ये बताना है इसमें। तो इसमें देखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, मान लिया लंबाई है L, के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L के। चालक तार की लंबाई जितनी होगी प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ। दूसरी बात है, चालक तार की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, A के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/A के। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट को समझ लेंगे। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए चालक तार है तो इसको अगर इस तरह से हम काट दें तो इसकी ये क्या होगी, त्रिज्या हो गई R, और ये जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस तरह से मोटाई में काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए तो ये जो चीज़ का क्षेत्रफल बनेगा इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए के अनुक्रमानुपाती है। दोनों को मिलाने पर R अनुक्रमानुपाती आ जाएगा L/A के, या इसको लिख सकते हैं R बराबर रो L/A के, जहाँ रो एक अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अगर हम इस रो को
इसको लिख सकते हैं रो बराबर RA/L। ये जो रो है ये कहलाता है चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, आ जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर, तो इसका आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, इसके बाद आता है इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर, तब रो बराबर हो जाएगा R के। अर्थात यदि किसी 1 मीटर स्क्वायर मोटाई के तार की लंबाई 1 मीटर लें तो उस तार का प्रतिरोध, या चालक का प्रतिरोध तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये होगी इसकी परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे मान लिया एल्यूमिनियम का तार है, चाहे वो इतना लंबा है, चाहे इतना लंबा है, चाहे इतना छोटा है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध एल्यूमिनियम के सभी तारों के लिए क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लिया तार के पदार्थ का मटेरियल बदल दें, ये पहले एल्यूमिनियम का था, अगर इसको क्या कर दें, कॉपर का कर दें। कॉपर का करने के बाद कॉपर के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक विशिष्ट मान होता है इसका। तो ये चाहे छोटा तार है, बड़ा है, या इससे भी बड़ा तार है, कितना ही बड़ा तार है, लेकिन रो इसके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो एक पदार्थ के तार के लिए, क्योंकि पदार्थ को स्पेसिफाई करता है विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ के लिए स्पेसिफाई होता है या इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मेटल बदलने पर ही बदलता है। अगर एक मेटल के अलग अलग लंबाई के तार ले रहे हैं तो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध उसका फिक्स रहना चाहिए या फिक्स रहता है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब है जोड़ना, प्रतिरोधों का जोड़ना। इन्हें दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या है कि मान लिया कि 3 प्रतिरोध तार हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। माना 3 प्रतिरोध तार हैं R1, R2 और R3, और इनको कैसे, किसी बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इस बैटरी का विभव है V, इस बैटरी का विभव है V। तो 3 प्रतिरोध जो जुड़े हैं, मान लिया कि 2 बिंदुओं के बीच किसी परिपथ में जुड़े हैं, A और B के बीच में। जैसे ही इसे या कुंजी से कनेक्ट करेंगे या कुंजी को बंद करेंगे तो परिपथ में क्या फ्लो होने लगेगी, एक धारा। और ये धारा यहाँ से जब इस मोड़ पर आएगी तो धारा, क्योंकि रास्ता नहीं बट रहा उसका, एक ही तार है या एक ही रास्ते पर धारा जा रही है, तो यहाँ भी धारा आई होगी, यहाँ भी धारा आई होगी, यहाँ भी आई होगी, और इस तरह होते होते परिपथ में जितनी धारा किसी सेल से ली जा रही है उतनी धारा इसकी क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जब भी श्रेणी क्रम में तारों को जोड़ रहे हैं, प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं, तो इसका ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। इसके लिए ये क्या है, ये
दूसरा सिरा हो गया, इसके वाले का पहला सिरा, यानी पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, इस क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। इस क्रम में क्या करते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो इसमें मेन बात ही जो याद रखनी है वो क्या रखनी है, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्या होती है, समान रहती है। मान लिया इसमें भी धारा कितनी है, I, इसमें भी I, तो इनके बीच में जो विभवांतर है, मान लें कि इसके बीच में विभवांतर कितना है, V1, दूसरे वाले के सिरों के बीच में विभवांतर है V2 और तीसरे वाले के सिरों के बीच में विभवांतर है V3। यदि तीन प्रतिरोधों कौन कौन से हैं, R1, R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या है, V1, V2 व V3 हों तथा परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, V, तथा तुल्य प्रतिरोध R, हो तो V बराबर आ जाएगा, क्योंकि V किस किस में टूटा है, V1, V2, V3 में, तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम का नियम कहता है V बराबर IR के, तो V1 बराबर आ जाएगा I1, V1 बराबर IR1, I सेम है सब में, तो इसको लिख सकते हैं। इसके लिए परिपथ में धारा कितनी गई थी, I, परिपथ में धारा गई I, तुल्य प्रतिरोध मान लिया हमने R, ये आ जाएगा IR1, IR2 और ये आया IR3। I कॉमन ले लिया, IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, I से I, तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। समांतर क्रम में क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। मान लिया कि तीन प्रतिरोध हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है R1, R2, R3। मान लिया कि तीन प्रतिरोध हैं और वो दो सिरों के A और B के बीच में इस तरह से जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3, तीन तार हो गए। जैसे ही हम इस प्लग कुंजी को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो परिपथ में मान लिया कि धारा कितनी हो जाती है, I, धारा बह जाती है I। अब इस पॉइंट पर आने के बाद धारा के तीन रास्ते हो गए, ये वाला रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। मान लिया कि इस रास्ते पे धारा की वैल्यू है I1, इस रास्ते पे है I2 और इस रास्ते पे है I3। ये तीनों वापस यहाँ आएंगी, यहाँ I1, यहाँ आएगी I2 और यहाँ आएगी I3, सारी जुड़ करके फिर क्या बनेगी, फिर वापस I बननी चाहिए। यदि इस सेल का विभवांतर या विभव V है, तब चूंकि हर सेल का हर तार का
या हर प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे सिरे पर जुड़ा हुआ। पहले सारे सिरे एक बिंदु पर और बाद के सारे सिरे दूसरे बिंदु पर क्या है, जुड़े हुए हैं। और ये सीधे किससे जुड़े हुए हैं, इन टर्मिनल से। टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से पहला सिरा, दूसरे का भी पॉजिटिव टर्मिनल से पहला सिरा, तीसरे का भी पॉजिटिव टर्मिनल से पहला सिरा, दूसरा सिरा पहले का, दूसरे का, तीसरे का। सारे प्रतिरोधों का सिरा किससे जुड़ रहा है, वो बैटरी के टर्मिनल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर समान रहेगा। तो इसमें क्या बात याद रखनी, जैसे पहले में याद रखी थी, इसमें रखेंगे सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभव समान रहता है। वहाँ धारा समान थी और यहाँ क्या है, विभव समान है। माना R1, R2 व R3 में क्रमशः I1, I2 व I3 धाराएं क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, माना परिपथ का, पूरा परिपथ है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R, तुल्य प्रतिरोध R, तथा कुल विभव V है। तब I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि ये जो I आया था I1 I2 I3 में बटा है। अब ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर होता है V अपॉन R के। तो I1 बराबर आ जाएगा V अपॉन R1 के, I2 बराबर आ जाएगा V अपॉन R2 के, और इसी तरह से I3 बराबर आ जाएगा V अपॉन R3 के, ओम के नियम से। तो I को लिख सकते हैं हम, टोटल प्रतिरोध हमने कितना मान लिया, R, और कुल विभव मान लिया V, तो इसको लिख सकते हैं V अपॉन R बराबर V अपॉन R1, V अपॉन, क्योंकि V सब में सेम है, अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें V कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन R बराबर V कॉमन लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट गया तो ये आया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया इसका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब इन्हें जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये समझेंगे। मान लें कि हमारे पास R1, R2, R3 की वैल्यू दे रखी है और हमें इनसे भी ज़्यादा बड़े प्रतिरोध की ज़रूरत है, बड़े प्रतिरोध की किसी परिपथ में ज़रूरत है। तो बड़े प्रतिरोध की जब ज़रूरत होगी तो क्या होगा, हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, अगर हमें 3 प्रतिरोध जो दिए हुए हैं उनसे भी कम प्रतिरोध हमें बनाना है किसी परिपथ के लिए, तो हम उसमें क्या कर लेंगे, समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें जो सबसे कम वैल्यू वाला प्रतिरोध है तो उसका रिजल्टेंट या उसका जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है। तो ये है संयोजन का महत्व या संयोजन का उपयोग, क्यों हम इनको इस तरह से जोड़ते हैं। फिर आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उदाहरण प्रेस है। लाइट से उसको क्या करते हैं, विद्युत धारा से जोड़ते हैं और वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हीटर है,
हीटर में क्या करते हैं, हीटर में भी एक तार होता है, एलिमेंट होता है, और जैसे उसको हम सप्लाई देते हैं, किसका, विद्युत धारा सप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी तरह से बल्ब है, बल्ब भी क्या होता है, जैसे हम सप्लाई देते हैं उससे भी क्या होती है, गर्मी निकलती है। और एक जो हमारे घरों में सप्लाई के जो मेन बोर्ड में लगा होता है, जिसको फ्यूज बोलते हैं, वो भी क्या है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को बताता है। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव समझने के लिए हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, और फिर देखेंगे विद्युत शक्ति क्या है, और फिर देखेंगे विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत ऊर्जा, जब हम किसी चालक के सिरों को विभव किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, आवेश प्रवाह हो रहा है, और उस आवेश को प्रवाहित करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, जिसको हम लिख रहे थे V बराबर W/Q के, या इसको लिख सकते हैं W बराबर V/Q के, जहाँ V क्या है, विभव है, Q क्या है, आवेश है। तो ये जो कार्य है, ये जो कार्य है, यही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यदि इस परिपथ में, जिसमें ये क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, यदि उस परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाए, यदि प्रतिरोध हो जाए कितना, R प्रतिरोध हो जाए, तो ये जो कार्य है, ये कार्य इस प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, या इसमें खप जाएगा। और वो ही जो क्षय हो रहा है, इस कार्य का जो डीके हो रहा है या क्षय हो रहा है, वो ही क्या होता है, ऊष्मा के रूप में, वो ही ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। और ऊष्मा का वही रूप कहलाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो अगर ये कार्य जब प्रतिरोध R में होगा, तो क्या होगा, इस कार्य का वहाँ खपत हो जाएगी या इसका क्षय हो जाएगा, और वो ही बन जाएगा क्या है, विद्युत ऊष्मा। यही बन जाएगा विद्युत ऊष्मा। तो विद्युत ऊष्मा ही किसको बताएगी, तापीय प्रभाव को। तो विद्युत ऊष्मा H बराबर आ जाएगी W, और W बराबर आ जाएगा V/Q के, V बराबर IR, और Q बराबर हम पीछे पढ़ चुके हैं IT। तो H बराबर आ जाएगा I²RT, I²RT जूल। चूँकि वैद्युत ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, और जूल को किस में बदला जा सकता है, कैलोरी में भी बदला जा सकता है। जूल को कैलोरी में भी बदला जा सकता है। तो ये हो जाएगा I²RT। इसी को जूल का तापन नियम भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। तो जूल के तापन नियम में क्या होगा, जूल के तापन नियम के अनुसार, इसमें लिख लेंगे जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक में जो ऊष्मा होती है, चालक में ऊष्मा का मान किसके, धारा I के वर्ग के, कोमा I के वर्ग के, कोमा प्रतिरोध R के तथा समय T के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो गया जूल के तापन का नियम। उसमें किसके अनुक्रमानुपाती होगी, I के वर्ग के, धारा के वर्ग के, R प्रतिरोध के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और T के भी क्या है, सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। फिर आता है वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति में कर लेंगे नोट, वैद्युत शक्ति वैद्युत शक्ति
वैद्युत शक्ति P बराबर होता है H/T के। कार्य के या ऊष्मा के क्षय होने की दर, ऊष्मा के क्षय होने की दर, इसको लिख सकते हैं ऊष्मा के या किसी विद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊष्मा के क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी P बराबर हो जाएगा, H की वैल्यू है I² RT अपॉन T, T से T कट जाएगा, P बराबर हो जाएगा I² R, या I को दो जगह तोड़ेंगे, P बराबर हो जाएगा IR इंटू I, तो IR V बन गया और I हो गया V, P बराबर VI। इसको लिख सकते हैं हम वाट, इसको लिख सकते हैं वाट, जूल पर सेकंड या वाट। इसके बाद आता है किलोवाट घंटा या यूनिट। जो हमारे घरों में ऊर्जा की खपत होती है, तो ऊर्जा की खपत को ही बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा, या इसको बोलते हैं 1 यूनिट। जो घरों में विद्युत यूज की जाती है उसको यूनिट, 1 यूनिट कितने बराबर होते हो, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगी किलोवाट, 1 किलोवाट, वाट का हो गया 1000 वाट, 1000 वाट गुणा, घंटे को मिनट में तोड़ेंगे, फिर इसको किस में तोड़ेंगे, सेकंड में, तो ये आ जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर होता है 3600 यानी 3.6 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 और 2 5 1 6, इतने जूल। इतने जूल अगर कार्य इतने जूल अगर कार्य यानी या ऊर्जा का खपत हो रहा है वैद्युत ऊर्जा का, तो किसके बराबर है ये, 1 यूनिट के। तो 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत किसके बराबर होती है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के। जो हमने पढ़ा है उसको समझने के लिए कुछ आंकिक क्वेश्चन देख लेंगे और उस थ्योरी को हम क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में इतने एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ देख लेंगे, पहला है, पहले के लिए I दे रखा है कितना, 0.5, A लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया था जहाँ A लिखा हुआ आएगा तो एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का मात्रक। तो इतने एम्पियर की धारा बह रही है, और T आ जाएगा 10 मिनट, या इसको लिख सकते हैं या 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड। तो I बराबर था Q/T के, या Q बराबर आ जाएगा IT के। तो Q आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवेश। आवेश आ जाएगा, I की वैल्यू कितनी आई थी, 0.5 इंटू 600, ए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 पंजे 30, 300 कूलाम, 300 कूलाम आंसर, 300 कूलाम आंसर। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कितना है, 300 कूलाम आंसर। दूसरा देखेंगे, नोट कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट मिटा रहा हूँ। दूसरा है 12 वोल्ट विभवांतर, क्या दे दिया, 12 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर है 2, V दे दिया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच इतने C का मतलब है कूलाम, 2C आवेश ले जाने में किया गया कार्य। तो Q दे दिया कितना, 2 कूलाम, 2 कूलाम। W पूछ रहा है, W कितना होगा, तो V बराबर होता है W/Q, किसकी परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। तो W ज्ञात करना, इसलिए W बराबर आ जाएगा V इंटू Q के। तो V की वैल्यू कितनी है, 12, और Q की वैल्यू है 2, 12 दूनी 24, और W कार्य पूछ रहा है, कार्य का मात्रक होता है
जूल, 24 जूल आंसर। तो कर लेंगे एक बार इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई कितनी है, L है, मोटाई A है और तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, उसी पदार्थ के L/2 लंबाई व 2A मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, R1 बराबर दे दिया कितना, 4 ओम, ठीक है। L1 बराबर दे दिया L, A1 बराबर दे दिया A, और रो हो गया इसका, क्या हो गया, पदार्थ सेम, यानी ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध, ये सेम रहता, विशिष्ट प्रतिरोध ये बदलता नहीं है। तो R बराबर होता है रो L/1 अपॉन A1, L1 अपॉन A1। तो ये वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू 4 बराबर रो, क्योंकि पदार्थ सेम है तो रो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, और L की वैल्यू L आ गई, A की वैल्यू A आ गई, ये आ गई समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरा मान लिया कि वो R2 है, रो सेम रहेगा, L की जगह आया L/2 और A की जगह आया 2A, A की जगह आया 2A। तो यह है समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर देंगे। तो समीकरण 2 है R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी आई, 4, ये आया रो इंटू L/2 अपॉन 2A। इसमें क्या लिखेंगे, इंटू, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में ये अपॉन में जाएगी तो ये क्या बदल जाता है, A अपॉन रो इंटू L के, A से A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 अपॉन 4 बराबर, ये दो की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 1/4, 1/2 था, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1/4, इसलिए इससे आ जाएगा R2 बराबर 1, इधर जाके 4 हुआ, 4 से 4 कट जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम आंसर, 1 ओम आंसर। कर लेंगे नोट, चूँकि R बराबर होता रो L1 अपॉन A1, वैल्यू रखते गए, 2 समीकरण बना ली, दूसरी समीकरण को पहली समीकरण से भाग दे दी और इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ये परिपथ है, A बिंदु ये रहा, B बिंदु ये रहा, इन दोनों के बीच कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से देखेंगे, यदि धारा का मान नहीं, धारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही तो क्या सा क्रम बनता है, धारा कहीं भी बटी नहीं है, और जब धारा A से B तक कहीं भी बट नहीं रही है तो ये कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर नंबर 1। सभी प्रतिरोध कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 5 ओम आंसर, 5 ओम आंसर। दूसरा है फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 समझेंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई अगर ए सिरे से करंट आया आई आने के बाद यहाँ क्या हुआ, ये बट गया। बटने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों किस क्रम में हो गए, इसको या इस तरह बदल लेंगे, इसको 3 कर लेंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये तीनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये धारा सारी एक साथ मिली और फिर ये धारा जो आई थी, आई ऐसी की ऐसी दूसरे में, तो ये तीनों के तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर में, और बाद में ये इन तीनों का समांतर जो आएगा और ये तीनों बन जाएंगे फिर श्रेणी में। तो
ये इनका तीनों का परिणाम ही हो जाएगा 1/r डैश मान लिया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, तो r डैश बराबर आया 3 ओम। अब ये जो परिपथ बना ये इस तरह से बन सकता है, a b, ये आया 2 ओम, ये आया 1 ओम, नहीं 1 ओम, 3 से 3 कट गया था, ये आया 1 ओम, 1 ओम और ये आया 2 ओम। अब कैसे क्रम हो गया, तीनों का श्रेणी क्रम हो गया। तो फाइनली R बराबर आ जाएगा 2 + 1 + 2, यानी R बराबर 5 ओम आंसर। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करेंगे NCERT बुक से। थैंक यू।